नमस्ते जी, कैसे हो आप सभी लोग। यदि आप भी कक्षा 10th में हो और 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हो और आप बनने वाले हो टॉपर, आप टॉपर की सपना देख रहे हो, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 30 ठो प्रश्न जो आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा 2027 के एग्ज़ाम में, तो यही प्रश्न या ऐसे ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब आपको बिहार बोर्ड की तरफ से पेपर देख मिलेगा, तो उसमें जब आप अपने पेपर को टर्न ओवर करेंगे, क्वेश्चन पेपर को टर्न ओवर करेंगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा जो सबसे फर्स्ट लिखा होगा, उसमें लिखा होगा खंड अ अर्थात सेक्शन ए देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में बाबू क्या होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है बाबू, सेक्शन ए में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के द्वारा बच्चों को मतलब कुछ छूट मिला है, जिसमें आपसे 80 ठो साइंस में प्रश्न ऑब्जेक्टिव का पूछा जाता है, लेकिन किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर ही देना होता है। बाबू, आपको किसी 40 प्रश्नों का उत्तर देना ही अनिवार्य होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका ये होने वाला है ना। बिन देरी करते हुए सबसे पहले अब हम अपने प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पे चलने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं या फिर पहली दफ़ा विजिट किए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम बिहार के साथियों को, बिहार के लालों को आसानी से मिल सके। चलिए बच्चों, बिन देरी करते हुए हम लोग अपने प्रश्न पे चलते हैं। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि जो आपका फर्स्ट प्रश्न होने वाला है ना, वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। बाबू, फर्स्ट जो आपका प्रश्न होने वाला है ये होने वाला है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बाबू, जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब का निर्माण जब करता है ना, तो वस्तु के बराबर करता है। बाबू, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो वस्तु के बराबर होता है। ठीक है, और दर्पण के पीछे होता है। कहाँ बाबू, दर्पण के पीछे होता है। समतल दर्पण में बाबू पार्श्व परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है। पार्श्व परिवर्तन कहने का मतलब है बाबू, आप दायां भाग को देखेंगे तो बाएं की तरह दिखाई देगा, और आप बाएं भाग को जब देखेंगे तो आप वो दाएं की तरह दिखाई देगा। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए, एक प्रश्न से इस सेशन में आपको 5-5 ठो ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। मेरे भाई, मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि 40 ठो प्रश्न इसी से रहने वाला है। ठीक है, तो आपको इसको स्किप मत कीजिएगा। मान के चलिए कि आपका 80 ठो प्रश्न होने वाला है, लेकिन एक प्रश्न से यदि 4 भी प्रश्न होते हैं ना, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। ठीक है बाबू, 320 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बिन देरी करते हुए फर्स्ट प्रश्न को समझते हैं। बाबू, मैं आपको बताऊं कि आपसे जो फर्स्ट प्रश्न पूछा गया है ना, वो ये पूछा गया है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा बनता है। बाबू, समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आपका काल्पनिक तथा सीधा होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे भाई कि मुख्य मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ मिलती है। बाबू, मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आती है और अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद वो कहाँ मिलती है, यदि आपसे पूछे तो आपको कहना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फोकस पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होते हैं। बाबू, इनमें से कौन है जिसमें आपतन कोण जो होता है वो प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। बाबू, आपने नियमित परावर्तन जाना होगा। नियमित परावर्तन में क्या होता है बाबू, कि आपतन कोण जो होता है अर्थात एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर हो जाता है। ठीक, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये कहाँ देखने को मिलता है, नियमित परिवर्तन में, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बाबू, जो आपका अवतल दर्पण होता है ना, उसकी जो फोकस दूरी होती है बाबू, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अर्थात उसका जो फोकस दूरी होगा ऋणात्मक होगा। वहीं पे यदि आपसे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यदि पूछ दे तो आपको क्या बताना है बाबू, धनात्मक बताना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सौर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाबू, जो सौर कुकर है ना, उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाबू, सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बाबू, अवतल दर्पण क्या करता है, और प्रकाश की जितनी सारी किरणें होती है उसे केंद्रित कर देता है, फोकसित कर देता है, एक स्थान पे इकट्ठा कर देता है, जिसमें जो आपका सौर कुकर होगा वो अच्छा से वर्क करता है। ठीक है,
अगला प्रश्न मेरे भाई आपसे पूछा गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बाबू जो उत्तल दर्पण होगा ना आपका, उससे बना प्रतिबिंब हमेशा बाबू आपका आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। साथ ही जो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होते हैं वो आपके छोटे होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब बनती है। बाबू जो अवतल दर्पण जब वस्तु अनंत पे हो तो बाबू आपका प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पे बनेगा। वहीं यदि आपका जो वस्तु हो वो आपका फोकस पे हो तो बाबू जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा। लेकिन देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होता है ना तो छोटा और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बाबू जो आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू कि वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। प्रभु बाबा जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है ना वो उसका सूत्र होता है एक आर, अर्थात वक्रता त्रिज्या आर बराबर होता है 2f, अर्थात फोकस दूरी के दुगुना होता है आपका वक्रता त्रिज्या आर। वहीं पे यदि पूछे, यदि फोकस दूरी आपसे पूछे, एफ पूछे ना मेरे भाई, एफ पूछे यदि, तो आपको कहना है r/2, अर्थात वक्रता त्रिज्या का जो आधा होता है वही होता है आपकी फोकस दूरी। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो बाबू जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करतेगा ना तो वो आपका अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दर्पण सूत्र है बाबू, इसमें पूछा गया है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपका प्लस में होता है, अर्थात 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। वहीं पे यदि आपसे लेंस सूत्र पूछेगा तो देखिए प्लस के जगह पे आपको माइनस करना है। क्या बाबू, प्लस के जगह पे आपको माइनस करना है, तो ये आपका हो जाएगा लेंस सूत्र। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। बाबू प्रकाश का वेग जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सर्वाधिक होता है। ठीक है बाबू, निर्वात में सर्वाधिक होता है। यदि आप 3600 को 1000 से गुणा करते हैं तो कुछ इस प्रकार आपका मान जो होता है वो निकल के आता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यदि आपसे पूछे तो आपको कहना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या बाबू 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। यदि किलोमीटर में पूछेगा तो 10⁵ कर देना है। यदि वहीं पे आपको मीटर में पूछे तो 10⁸ कर देना है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न पूछा गया कि अपवर्तनांक का इकाई क्या होता है। बाबू जो आपका अपवर्तनांक होता है उसका इकाई पूछे तो अपवर्तनांक का कोई विशेष इकाई नहीं होता है, कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है, अर्थात ये जितना दिया है ये कुछ नहीं है। अपवर्तनांक का जो मात्रक होता है वो बीमाहीन होता है, मात्रकहीन होता है। ठीक है भाई। बाबू जो आपका अगला प्रश्न है वो ये है कि प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है। जो आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किस नियम का पालन करता है, तो मैं आपको बताऊं कि प्रकाश का अपवर्तन स्नेल का नियम का पालन करता है। बाबू स्नेल का नियम जो होता है वो साइन आई बराबर होता है साइन आर। क्या बाबू, साइन आई बराबर होता है साइन आर। ठीक है। साइन आई बाई होता है साइन आर। ठीक है, जिसे स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू कि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। बाबू किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको हम आपको ट्रिक के सहायता से बताने वाले हैं। क्या बाबू, इसको हम लोग ट्रिक के सहायता से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपको बताते हैं। मैं आपको बताऊंगी, देखिए उत्तल में आपको 3 अक्षर है। ठीक है। और दृष्टि दूर में आपको 2 अक्षर है। देखिए 2 अक्षर की दवा, 2 अक्षर का जब दोष हो जाए, 2 अक्षर का जो रोग हो जाता है तो आपको 3 अक्षर की दवा देनी चाहिए। तो दो और र 2 अक्षर है। ठीक है। और वहीं पे आपका उत्तल में 3 अक्षर है, उ ट ल। ठीक है बाबू, तो 2 अक्षर का जब रोग हो तो आपको 3 अक्षर की दवा देनी चाहिए। ठीक है। अब चलिए, अब हम आपको बताएं कि 3 अक्षर का जब आपको रोग हो जाता है, जैसे आपको निकट दृष्टि दोष हो जाती है। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष में आपको क्या करना चाहिए, न क ट मतलब 3 ठो अक्षर है तो आपको 4 अक्षर की दवा देनी चाहिए, अ व त ल। ठीक है बाबू, 3 अक्षर का जब आपको रोग हो तो आपको 4 अक्षर की दवा देनी चाहिए, बल्कि जबकि आपको 2 अक्षर का रोग हो ना तो आपको 3 अक्षर की दवा देनी चाहिए। ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि अगला प्रश्न है कि नेत्र द्वारा
पास और दूर की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता को कहते हैं? बाबू, नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं को फोकस करने की जो क्षमता होती है वो समायोजन क्षमता होता है। बाबू, समायोजन कहते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की जो क्रिया होती है वही आपका संयोजन कहलाता है। ठीक है बाबू, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाने और घटाने की जो क्षमता होती है आपका समायोजन क्षमता या समायोजन शक्ति कहलाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो बाबू, जो आपका सामान्य नेत्र होता है उसके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है आपका 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना उत्तरदायी है? आकाश का जो नीला रंग होता है तो इनमें से कौन सी घटना जो है उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बाबू प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो नीले रंग का प्रकाश होता है वो वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण जो आकाश का रंग होता है ना वो नीला दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देता है मेरे साथी? प्रकीर्णन के कारण। मेरी भाई, मैं आपको बताऊं कि जो आपका अगला प्रश्न होने वाला है वो ये होने वाला है कि प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम और प्रकीर्णित होता है? तो जो बाबू आपका नीला रंग होता है ना वो सबसे कम जो होता है वो प्रकीर्णित होता है। ठीक है, अगर नहीं नहीं सॉरी, जो आपका लाल रंग होता है ना बाबू वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण उसे दूर से भी दिखाई दे देता है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? बाबू, जो आपका तारे टिमटिमाते हैं वो आखिरकार किस कारण टिमटिमाते हैं? तो आपने देखा कि आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन तारे जो टिमटिमाते हैं ना वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है। बाबू, जो आपका अगला प्रश्न है वो ये होने वाला है ना मेरे साथी कि लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। बाबू, जो आपका लेंस का शक्ति होता है उसे कैसे व्यक्त किया जाता है? तो बाबू उसे डायप्टर में व्यक्त किया जाता है। देखिए, आप लेंस की शक्ति P बराबर जानते हैं 1/f होता है। ठीक है, 1/f यदि कितना भी निकले उसे हम डायप्टर में मापते हैं। तो बाबू, जो लेंस की शक्ति होती है उसका जो एसआई मात्रक कहिए चाहे लेंस की शक्ति को हम लोग डायप्टर में व्यक्त करते हैं। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न पूछा गया बाबू, अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। जो बाबू विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, एम्पियर। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? बाबू, इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है? तो बाबू, जो आपका एम्पियर है ना उससे विद्युत धारा का मापा जाता है, लेकिन वहीं पे आपसे पूछे कि वोल्टेज मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? बाबू, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है बाबू वो ओम होता है। वहीं पे यदि विद्युत धारा का एसआई मात्रक पूछे तो आपका एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपसे आवेश का यदि आपसे पूछे तो बाबू कहना है कि कूलम्ब होता है, और वोल्ट आप बताइए किसका होता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी कि निम्न में से किसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? बाबू, इनमें से कौन सा ऐसा मतलब ऑप्शन है जिसका प्रतिरोध सबसे कम होता है? मैं आपको बताऊं कि जो आपका तांबा होता है ना उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए यदि आपके घरों में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं इस समय के ज़माने में तो आपके तांबे के तार को यूज किया जाता है। ठीक है, लोहा का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, रबड़ में तो प्रतिरोध इतना होता है कि उससे अविष प्रवाहित नहीं होता है, वो कुचालक के श्रेणी में रखा जाता है। नाइक्रोम जो होता है वो गर्म हीटर होता है, वो बहुत ज़्यादा उसको मतलब प्रतिरोध के कारण ही उसमें से ऊष्मा प्रदान की जाती है। ठीक है बाबू, जो हीटर में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि फ्यूज को जोड़ा जाता है। बाबू, जो आपका फ्यूज होता है ना उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो फ्यूज को आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में बाबू? श्रेणी क्रम में फ्यूज को जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। बाबू, इस प्रश्न को आपको वीवीआई ही नहीं बल्कि 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कक्षा 10th के बच्चों के लिए 2027 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है बाबू, इसको आपको हमेशा याद रखना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न क्या है बाबू? इस प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। बाबू, जो आपका विद्युत शक्ति होता है उसका सूत्र होता है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों, अर्थात वी आई भी होता है और आपका आई स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि विद्युत शक्ति का एसआई इकाई है।
वैद्युत शक्ति का जो एसआई इकाई है आपका वाट होगा। क्या बाबू? वैद्युत शक्ति का एसआई इकाई आपका वाट होगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई है। बाबू जो आपका वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक इकाई है ना, वो आपका किलोवाट घंटा है। क्या मेरे साथी? किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। बाबू 1 किलोवाट घंटा आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध का सही सूत्र होता है। बाबू समांतर समायोजन का में कुल प्रतिरोध का जो सही सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इसको वीवीआई कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। बाबू इनमें से कौन रासायनिक परिवर्तन है आपसे पूछा गया है। तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि कागज जब जल जाता है तो पुनः उसे आप कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बाबू कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है मेरे साथी। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। बाबू जो आपका लोहे में जंग लग जाता है तो पुनः आप उसे लोहा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आता है कि ऑक्सीजन से जो वो संयोग कर या ऑक्सीजन से मिलके वो आपका संक्षारित हो जाता है, ये जंग लग जाता है, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। बाबू जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। लेकिन वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ना बाबू, तो उसे ऊष्मा शोषी कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसको संपन्न होने के लिए ऊष्मा चाहिए उसे ऊष्मा शोषी अर्थात ऊष्मा वो सोखेगा, लेकिन ऊष्मा को जब वो उत्पन्न करेगा ना तो उसे ऊष्माक्षेपी कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होगा। बाबू जो आपका चूना पत्थर होता है ना, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaO होता है। इसे काली चूना भी हम कहते हैं, ठीक है बाबू। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है। बाबू कॉपर सल्फेट जो विलयन का रंग होता है ना, जो आपका वो होता है नीले, ठीक है, नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट विलयन का रंग। इसका जो सूत्र होता है CuSO4.5H2O होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। बाबू जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है ना, तो आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जल से के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रेडक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। बाबू रेडक्स अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया दोनों होती है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन ए जो है ना, यही आपका रेडक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जो चूने के पानी को दूधिया बनाएगा। तो बाबू जो आपका CO2 गैस है ना, वो चूने के पानी को दूधिया बनाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो क्या होता है। बाबू जब तांबा नम हवा के संपर्क में आएगा तो हरा आवरण का निर्माण करता है, हरा आवरण का निर्माण होता है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। बाबू जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3, ठीक है। HNO3 HCl का जो आपका रासायनिक नाम होता है वो हाइड्रोक्लोरिक होता है। वहीं आपका CH3COOH का जो नाम होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। और H2SO4 आप जानते ही हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्षार है। बाबू इनमें से कौन सा क्षार है। तो आपको देखिए यहाँ पे देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है, NaOH जो है आपको क्षार है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बाबू जो आपका नींबू होता है उसमें आपको सिट्रिक अम्ल देखने को मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल बाबू टमाटर में देखने को मिलता है। टार्टरिक अम्ल आपको इमली में देखने को मिल सकता है, ठीक। लेकिन एसिटिक जो अम्ल होता है वो आपका सिरका में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक सूचक। बाबू इनमें से कौन है जो एक प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत आता है। बाबू देखिए लिटमस जो होता है यही आपका प्राकृतिक सूचक होता है जो हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। और मिथाइल आयरन, ठीक है, और फिनेफ्थलीन जो है आपको संश्लेषित सूचक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा हो जाता है। बाबू अम्ल में जब लिटमस का जो रंग होता है ना वो आपका लाल हो जाता है, ठीक है। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। एसिटिक एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है। बाबू जो आपका एंटासिड होता है ना उसमें कौन सा क्षार उपयोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि MgOH, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया एक उदासीन विलयन का pH मान होता है।
बाबू उदासीन विलयन का जो पीएच मान होगा वो आपका 7 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। जो बाबू बेकिंग सोडा है होता है उसका रासायनिक नाम यदि आपसे पूछे तो आपको कहना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात NaHCO3 बाबू बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। बाबू इनमें से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो ऑक्सीजन का उपयोग मिश्र धातु बनाने के लिए नहीं किया जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घंटियां बनाने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। घंटियां जो बनती है उसमें आपका कांसा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है तब कौन सी गैस निकलती है। जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है ना बाबू तो आपका H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती है। बाबू इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जो आपका सोना है ना वो जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है अधातुएं होती है। जो आपका अधातु होता है ना वो होती है बाबू भंगूर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य अवस्था में सामान्य ताप पर तरल अवस्था में होती है, तो बाबू पारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो बाबू लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे साथियों से कि निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन सी है। बाबू सबसे मुलायम धातु, बाबू इनमें सबसे मुलायम धातु सोडियम है जिसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक जीवन प्रक्रिया है। बाबू इनमें से सभी जो है वो आपके जीवन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन कहलाता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज का जो आपका भंजन होता है ना वो अवायवीय श्वसन के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी कि कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है। कोशिका के किस भाग में आपका श्वसन होता है, तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस कहा जाता है इसी में आपका श्वसन होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन का अंतिम उत्पाद होता है ना मेरे भाई वो आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी कि कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है। ऐसा कौन सा अंग है जो आपका पीत रस का स्राव करता है अर्थात पीत रस का निर्माण करता है, तो बाबू यकृत जो होता है वह पीत रस का स्राव करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है। पाचन नली का ऐसा कौन सा भाग होता है बाबू कि जो आपका जल को अवशोषित करता है, तो बड़ी आंत होता है वो जल को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया ब्रीक की मूल इकाई होती है। बाबू जो आपका ब्रीक होता है ना उसकी मूल इकाई के बारे में मैं आपको बताऊं कि आपका जो नेफ्रॉन होता है वो ब्रीक की मूल इकाई होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। बाबू तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है वो आपका न्यूरॉन होता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न पूछा गया मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है। बाबू मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है, तो वो आपका हो जाएगा सेरिब्रम। क्या बाबू, सेरिब्रम। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। बाबू रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी कि किस हार्मोन को लडो और उडो हार्मोन कहते हैं। बाबू जो लडो और उडो हार्मोन होता है ना वो आपका आपातकालीन हार्मोन होता है। जो आपको एड्रेनालिन जो हार्मोन होता है वही लडो और उडो हार्मोन होता है। बाबू ये आपको एड्रेनालिन ग्रंथि से निकलता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बाबू पीयूष ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया मेरे साथी मेरे रसगुल्ले, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है। तो बाबू सूर्यमुखी के सूर्य की ओर झुकना प्रकाशा अनुवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया साथी कि निम्नलिखित में से कौन जनन की अलैंगिक विधि। बाबू जो जनन की अलैंगिक विधि है वो इनमें से कौन सा है, तो बाबू जो आपका मुकुलन है ना वो जनन का अलैंगिक विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जनन करता है। बाबू जो आपका मुकुलन होता है इसी विधि से हाइड्रा में जनन होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रायोफिल्म के वानस्पतिक जनन में पौधों की
कौन से भाग प्रयोग होता है? तो बाबू उसमें प्रयोग होता है आपके पौधे। ब्रायोफिल्म के जो भी पौधे होते हैं उसमें पत्ता जो होता है वो उपयुक्त परिस्थिति पाकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे साथी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है? तो जो बाबू आपका पुंकेसर होता है ना, वो फूल का नर प्रजनन अंग होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मेरे भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानव पुरुषों में वृषण का कार्य होता है। जो मानव पुरुष होते हैं उसमें वृषण का कार्य होता है शुक्राणु बनाना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? बाबू मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होना है अंडवाही नली में। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बाबू एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं ये पूछा गया आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। बाबू मानव में बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी हैं वो आपके पिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है गुणसूत्र किससे बने होते हैं? बाबू जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बाबू की निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव का अवशेषी अंग है? इनमें से कौन सा ऐसा भाग है जो मानव का अवशेषी अंग है? तो इसका राइट आंसर होना वाला ऑप्शन नंबर सी अपेंडिक्स। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? बाबू प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर होने वाला है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो बाबू मैं आपको बताऊं कि जो मानव का विकास हुआ था ना वो आपका सबसे पहले अफ्रीका में देखने को मिला था। बाबू ये जो लास्ट प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि मानव का विकास कहाँ हुआ था? तो जो मानव का विकास हुआ था ना वो आपका अफ्रीका में देखने को मिला था। ठीक है, अफ्रीका में देखने को मिला था मानव का विकास। बाबू यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली दफ़ा विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे उन तमाम साथियों को आसानी से मिल सके। जय हिंद। चलिए बच्चों, एक बार यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद।